अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जो टॉपिक आज हम पढ़ेंगे वो है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। इसमें बच्चे हम दो मेथड्स पढ़ेंगे। जो पहला मेथड है वो न्यूटन का मेथड है कि जिसके ज़रिए उन्होंने स्पीड ऑफ साउंड को फाइंड किया, जबकि जो दूसरा मेथड है वो लैप्लेस करेक्शन या लैप्लेस मेथड कहलाता है स्पीड ऑफ साउंड को फाइंड करने के लिए। तो हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। शुरू में जब आप पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि वो ये बताता है कि जो स्पीड ऑफ साउंड है वो किसी जो मैकेनिकल स्पीड है, किसी मैकेनिकल वेव की जो स्पीड है वो दो मेन फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है। एक उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी है और दूसरी इनर्शियल। तो हम क्योंकि इन एयर के लिए स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ पर होगा जो स्पीड है वो डिपेंडेंट है इलास्टिक प्रॉपर्टी इलास्टिक मॉडुलस पर और डिवाइडेड बाय इनर्शियल प्रॉपर्टी जो कि यहाँ पर है डेंसिटी ऑफ एयर पे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये इलास्टिक मॉडुलस के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जबकि डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मीन के जितनी इलास्टिक प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी स्पीड ऑफ द साउंड इन दैट मटेरियल उतनी ही ज़्यादा होगी, और इनर्शियल प्रॉपर्टी किसी मटेरियल में जितनी ज़्यादा होगी स्पीड ऑफ साउंड उस मीडियम में उतनी ही कम होगी। तो हम बात कर रहे थे स्पीड ऑफ साउंड इन एयर की, और पहला जो मेथड जिसके ज़रिए हम फाइंड करेंगे वो है न्यूटन्स मेथड। और इसमें हमने क्या किया है कि हमने फार्मूला लिख दिया कि जो स्पीड है वो इज़ इक्वल टू इलास्टिक मॉडुलस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ एयर और उस होल का स्क्वायर रूट है। तो इस मेथड में यूज़ किया गया है बॉयज़ लॉ को। बॉयज़ लॉ क्या है कि जिस एक ऐसा प्रोसेस के जिसमें अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहे तो प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। या अगर आपको याद हो हम लिखते थे पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट या पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू प्रोवाइडेड द टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट। इसका मतलब यह है कि जब प्रेशर ज़्यादा होगा वॉल्यूम कम होगा, और जब प्रेशर जो है वो कम होगा तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा। अब इसमें हमने इलास्टिक मॉडुलस की वैल्यू को फाइंड करना है। डेंसिटी ऑफ एयर जो है वो कांस्टेंट है एक स्पेसिफिक एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे। तो इलास्टिक मॉडुलस किसके इक्वल होता है ये शायद आपको याद हो कि हमने हुक्स लॉ के ज़रिए देखा था कि स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन की जो रेशियो है वो कांस्टेंट हो रहती है। अब यहाँ पर हम एयर की बात करें हैं तो यहाँ पर हम जो स्ट्रेन लेंगे वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है। था क्या स्ट्रेस क्या था कि स्ट्रेस जो है वो एक डिफॉर्मिंग फोर्स है जो एक्ट करती है यूनिट एरिया पर, और जब ये एक्ट करती है तो या ये चेंज करती है लेंथ को या वॉल्यूम को या शेप को। तो यहाँ पर जो लेंथ वॉल्यूम और शेप में लेंथ वाला टेंसाइल स्ट्रेन कहलाता है, अगर वॉल्यूम में चेंज हो तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहलाता है या सिंपली वॉल्यूम स्ट्रेन कहलाता है। जबकि अगर शेप में चेंज प्रोड्यूस हो तो उस वजह से जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है उसे shear स्ट्रेन कहते हैं। तो यहाँ पर हम जिसे स्टडी करने लगे हैं वो है वॉल्यूम स्ट्रेन या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो स्ट्रेन किसके इक्वल होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया के, जबकि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या है चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। तो स्ट्रेस की जगह आपको नज़र आ रहा है फोर्स ओवर एरिया इक्वल, और ये डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या है चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम वी। अब फोर्स ओवर एरिया यानी कि हमने डिफॉर्मिंग फोर्स कौन सी अप्लाई की है, तो पहले जैसा कि जो साउंड है वो एक चेंज इन एयर प्रेशर से प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पर वो जो डिफॉर्मिंग फोर्स है इसका मतलब ये हुआ कि वो इक्वल होगी किसके चेंज इन प्रेशर के। मतलब जब साउंड आई उस वक्त एयर का प्रेशर कुछ और था, और जब हम बोलते हैं या साउंड प्रोड्यूस होती है तो उस वक्त जो प्रेशर है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर डेल्टा पी और डेल्टा वी ओवर वी ये जो है वो, अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा वी ओवर पी की वैल्यू निकाल लें तो एक्चुअल में हम इलास्टिक मॉडुलस की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो फिर उसने कैसे किया है इस चीज़ को देखते हैं। तो हमने जो हमारा मेन मकसद है कि जो चीज़ डेल्टा पी और डिवाइडेड बाय डेल्टा वी और वी की इक्वल आ जाएगी उस चीज़ को हम ये जो है वो इलास्टिक मॉडुलस ई की जगह लिख देंगे। ठीक हो गया। तो हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी। अब उसको फाइंड करने के लिए हम कौन सा लॉ यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे किसको
बॉयज लॉ को, ये P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो कैसे करते हैं देखते हैं। अब जैसा कि हमने लिखा, ये आपको पता है बॉयज लॉ है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ये बॉयज लॉ है। अच्छा, अभी साउंड प्रोड्यूस नहीं हुई फर्ज करें, या जो भी है, तो जो पहली कंडीशन है उसमें क्या हुआ कि प्रेशर, एक प्रेशर है और वॉल्यूम है, ठीक हो गया। मिसाल के तौर पे कि फ़र्ज़ करें कि अभी साउंड प्रोड्यूस नहीं हुई, साउंड ने ट्रैवल करना शुरू नहीं किया, तो उस वक़्त जो एयर के मालिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से इक्वी डिस्टेंस पर हैं, ठीक है। ये सारी लाइन इक्वी डिस्टेंस तो नहीं है, लेकिन फ़र्ज़ करेंगे इक्वी डिस्टेंस पर हैं, ठीक हो गया। अब जब साउंड आई तो उसने इसे कंप्रेस किया इन मालिक्यूल्स को, तो कहीं पर ज़ाहिर है कंप्रेशन प्रोड्यूस होगा और कहीं पे रेयरफेक्शन। तो हम उसमें से किसी एक को ले लेते हैं, किसी के वहाँ पर कंप्रेशन प्रोड्यूस हो, ठीक है। अब जब कंप्रेशन प्रोड्यूस हुआ तो क्या होगा, प्रेशर जो है वो चेंज हो गया, से कि P प्लस डेल्टा P, प्रेशर वहाँ पे इंक्रीज़ हो गया। तो कितना प्रेशर इंक्रीज़ होगा उतना वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाएगा उसी रेशो से, ठीक है। तो अगर हम प्रेशर में ये जो है वो लिखेंगे P प्लस डेल्टा P, तो वॉल्यूम के लिए लिखेंगे V माइनस डेल्टा V। तो ये जो है वो मतलब हमने कंडीशन लिखी। तो इस हिसाब से ये देखो PV की जगह PV आ गया बच्चे। नेक्स्ट क्या है, ये PV की जगह P जो है वो मल्टीप्लाई हुआ V से, तो क्या आ गया PV, फिर P मल्टीप्लाई हुआ डेल्टा V से, तो क्या आ गया माइनस डेल्टा V, माइनस। फिर नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट जो है वो बचे, ये हुआ कि डेल्टा P को V से मल्टीप्लाई किया, ये क्या आ गया V डेल्टा P, और फिर डेल्टा P को डेल्टा V से मल्टीप्लाई किया, तो क्या आ गया ये वाला डेल्टा P डेल्टा V। अब इसमें देखिए डेल्टा P और डेल्टा V को हमने अप्रॉक्सीमेटली 0 पुट कर दिया। उसकी वजह क्या है कि डेल्टा P स्मॉलर वैल्यू है। मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करें कि जैसा कि 0.01 और इस तरह ये भी 0.01 है, ऐसे फर्जी वैल्यू। तो अब जो नेक्स्ट आंसर आएगा वो ज़ाहिर है 0.001 आएगा। तो ये हमने डेल्टा P और डेल्टा V इसे अप्रॉक्सीमेटली 0 पुट कर दिया। उसकी वजह ये है, फ़र्ज़ करें जैसा कि डेल्टा P हो 0.01 मल्टीप्लाई ये 0.01 डेल्टा V भी, ठीक है। तो ये जो आंसर आएगा वो आएगा 1/100 इसका 100 इसका, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया 0.0001, ठीक है। तो यानी कि हमें बहुत ही एक स्मॉलर वैल्यू जो है वो मिलेगी। तो इससे आप मतलब वो इतनी कम है, सी ऐसे फ़र्ज़ किया कि हमने कहा इतनी कम है कि उसे हम 0 के इक्वल कह सकते हैं, तो हमने इसे निगलेक्ट कर दिया। तो ये जो है वो बाकी क्या बचा, ये PV और PV ये कैंसिल हो गया, तो बाकी ये बचेगा माइनस P डेल्टा V प्लस V डेल्टा P, ये वाली वैल्यू, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके बाद क्या, इसके बाद बच्चों जो माइनस वाला है वो गया दूसरी साइड पर, तो ये क्या बन गया P डेल्टा V इज इक्वल टू V डेल्टा P। अब नेक्स्ट हमने क्या किया, नेक्स्ट हमने ये जो डेल्टा V है इसे उठा के दूसरी साइड पे ले गए, तो डेल्टा V, तो ये क्या आ गया V डेल्टा P डिवाइडेड बाय डेल्टा V, तो इधर बच गया सिर्फ P, ठीक हो गया। अब फिर क्या रहा डेल्टा P डेल्टा, लेकिन ये जो V है इसे उठा के हमने इसका डिवाइड लिख दिया, तो ये जो डेल्टा P डिवाइडेड बाय डेल्टा V और V ये किसके इक्वल था, इलास्टिक मॉडुलस के हमने कहा था इक्वल, और ये किसके इक्वल आया है इधर P के। तो इस वजह से हमें लिखेंगे जो इलास्टिक मॉडुलस E की जगह हम पुट कर देंगे क्या, सिंपली E, ये हमारी वैल्यू आ गई। तो इस तरह हमने इलास्टिक मॉडुलस को फाइंड कर लिया बॉयज़ लॉ के जरिए। अच्छा, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो ये देखें E की जगह हमने P पुट कर दिया, तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आपने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल में पुट करें और डेंसिटी ऑफ एयर की वैल्यू पुट करें, तो जो आंसर आ जाता है बच्चों वो आ जाता है 280 मीटर
पर सेकेंड, लेकिन जो एक्चुअल वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, वो है 332 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब यह है कि इसमें अच्छी खासी परसेंटेज एरर जो है वो मौजूद है। वो हमने कैसे फाइंड की? टोटल वैल्यू से जो हमारी वैल्यू आई है वो डिवाइडेड बाय जो एक्चुअल में आंसर है। तो इसको हम करते हैं आंसर, तो जो आंसर आता है वो ये। तो इस तरह इसमें पता चला कि जो एरर है वो कितनी है, 16%। और बच्चों जो आपने टॉपिक पढ़ा है उसमें हमने जो न्यूटन के अप्रोच है वो यूज़ किया, और उसमें हमने क्या कंसीडर किया था कि वो जो प्रोसेस है वो बॉयज़ लॉ के अकॉर्डिंग है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, और टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। लैप्लेस ने ये मेथड जो है वो यूज़ किया कि जो प्रोसेस है उसे बजाय इसके कि एक आइसोथर्मल प्रोसेस कंसीडर करता, आइसोथर्मल जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, उसने इसकी बजाय एडियाबैटिक प्रोसेस को कंसीडर किया। एडियाबैटिक प्रोसेस की जो डिटेल है वो चैप्टर 11 में है, तो हम उसकी में नहीं जाते। हम जो है वो कंसीडर करते हैं इसकी डायरेक्ट हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, और वो क्या है कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें ना तो हीट एंटर हो सकती है ना लीव हो सकती है। अच्छा, इससे क्या होगा कि टेम्परेचर इसका मतलब है कांस्टेंट नहीं रहेगा। जब हीट एंटर या लीव नहीं करेगी तो टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा। इसका क्या मतलब है कि अगर वर्क डन होगा, अगर हम मतलब जो है वो सिस्टम पर वर्क डन करेंगे, या आप यूँ इसे कंसीडर कर लें कि फ़र्ज़ करें कि अगर गैस कंप्रेस हो जाती है, जहाँ पर कंप्रेशन होता है, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर कंप्रेशन होने की वजह से अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। यानी कि गैस के मालिक्यूल्स अगर करीब आए हैं तो इसका मतलब है टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया, और जहाँ पर गैस के मालिक्यूल्स दूर हुए हैं जैसे कि रेयरफैक्शन में, तो वहाँ पर क्योंकि अगर हीट एंटर या लीव नहीं कर सकती तो इसका मतलब है कि गैस एक्सपैंड हुई है, और अगर गैस एक्सपैंड हुई है तो इसका मतलब है उसने वो जो पहले उसके पास एनर्जी थी उसे कंज्यूम किया, मीन के टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा। ठीक है, तो अगर हीट एंटर या लीव नहीं कर सकेगी तो इसका मतलब है टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा, बल्कि टेम्परेचर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगा डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन की, क्या कंप्रेशन है या रेयरफैक्शन है। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि एडियाबैटिक प्रोसेस की। एडियाबैटिक प्रोसेस की जो इक्वेशन है वो ये नहीं है P1 V1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ पर जो इक्वेशन है वो है P V रेज टू पावर गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब क्वेश्चन अराइज होता है गैमा क्या है। गैमा बच्चों रेशो है किसकी और किसकी, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम की। तो जब आप मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर को डिवाइड करते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम से, अब क्वेश्चन तो ये भी अराइज होता है मोलर स्पेसिफिक हीट क्या है। तो ये इसकी भी मतलब जो डेफिनेशन है बच्चों वो चैप्टर 11 में है, तो वहाँ से देख लीजिएगा, एडियाबैटिक प्रोसेस के साथ ही टॉपिक है। तो इन जनरल मैं बता दूं कि अगर आपको याद हो हम डिफाइन करते थे स्पेसिफिक हीट जिसे हम सी कहते होते थे, तो वो याद हो हम कहते थे डेल्टा क्यू ओवर एम डेल्टा टी। ठीक है, ये 9th में हम पढ़ते थे। उसमें क्या था कि अगर 1 किलोग्राम बॉडी का टेम्परेचर 1 केल्विन राइज करने के लिए हम जितनी हीट देते थे, 1 किलोग्राम बॉडी का टेम्परेचर 1 केल्विन राइज करने के लिए हम जितनी हीट देते थे वो कहलाती थी स्पेसिफिक हीट। अब केजी की जगह आप उसे कंसीडर कर लें कि वो केजी नहीं बल्कि 1 मोल है, तो इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी कि अगर 1 मोल का टेम्परेचर 1 केल्विन इंक्रीज करना हो, 1 मोल का टेम्परेचर 1 केल्विन इंक्रीज करना हो, तो अगर वो एट कांस्टेंट प्रेशर है तो वो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर कहलाएगी। अगर 1 मोल का टेम्परेचर 1 केल्विन इंक्रीज करना है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो उस वक्त ये मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम कहलाएगी। ठीक है, कि अगर प्रेशर कांस्टेंट है या वॉल्यूम कांस्टेंट है। ठीक है, तो इस दोनों की जो रेशियो है वो गैमा है, और एयर के लिए जो गैमा है वो उसकी वैल्यू फिक्स है, वो क्या है 1.4 है। मतलब मुख्तलिफ गैसेस के लिए मुख्तलिफ होती है, तो यहाँ पर एयर के लिए 1.4 वैल्यू प्लेस किया। अब ये पी वी रेस्ट ऑफ आर गैमा ज़ाहिर है फार्मूला चेंज कर देगा,
जो हम कर रहे थे, अब हमने वही वैल्यू फाइंड करनी है कि v जो है वो इज इक्वल टू क्या है, e ओवर रो होल का अंडर रूट। अब हमने e की वैल्यू को फाइंड करना है। अब e की वैल्यू आपको पता है कि इसके इक्वल है डेल्टा p ओवर डेल्टा v ओवर v। तो इसके इक्वल जो आ जाएगा इसको सॉल्व करके वो हमारे इलास्टिक मॉडुलस e की वैल्यू होगा। तो वो कैसे आएगा उसे देखते हैं। अब हमने वही पहले हमने पुट किया था p1 v1 इज इक्वल टू p2 v2, लेकिन यहाँ पर हम पुट करेंगे p1 v1 रेज टू पावर गैमा इज इक्वल टू p2 v2 रेज टू पावर गैमा। अब पहले वही के जो गैस है वो उसका वॉल्यूम कांस्टेंट है, अभी कोई चेंजेस नहीं आया, तो उस वक्त जो प्रेशर है P और उस वक्त वॉल्यूम P, तो इस दोनों में जो आ गया इक्वेशन वो आ गया P v रेज टू पावर गैमा इज इक्वल टू दिस। अब फर्ज करें कि से कि प्रेशर इंक्रीज हुआ कंप्रेशन वगैरह में, तो प्रेशर बढ़ गया और वॉल्यूम घट गया। तो P2 की जगह आपने पुट किया P प्लस डेल P, मतलब प्रेशर इंक्रीज हो गया तो ज़ाहिर है वॉल्यूम पे उल्टा असर होगा V माइनस डेल V और होल रेज टू पावर गैमा। अब मसला ये हुआ कि हमने सॉल्व करना है V माइनस डेल V रेज टू पावर गैमा। अब इसका हमारे पास कोई फार्मूला है, तो उसके लिए बच्चों हम बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करते हैं, और वो ये है 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस अप टू सो ऑन। ये हायर टर्म्स हैं, इनकी भी वैल्यू होती हैं, जो मैथ्स वाले हैं वो जानते होंगे, लेकिन हमारा जो है वो काम इतना फार्मूला याद करने से चल जाएगा 1 प्लस एन एक्स। तो 1 प्लस एक्स रेज टू पावर एन, एक्चुअली में आपने पढ़ा हुआ है 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 2 ए प्लस बी का स्क्वायर ए प्लस बी का क्यूब है, मे बी 4 भी जानते हो, लेकिन जाहिर है ज़्यादा पावर होती जाएगी तो हम हर किसी के लिए फार्मूला हमारे लिए बनाना मुश्किल होता जाएगा। तो इसके लिए हम ये फार्मूला याद रखते हैं कि 1 प्लस एक्स रेज टू पावर एन इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स एन, और प्लस ये हार्ड टर्म्स भी हैं जो कि हम मैथ में यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो हमारा काम यहाँ तक चल जाएगा, तो बस इतना ही याद रखें। अब हमने इसके लिए क्या करना है, इस फार्मूला को यूज़ करने के लिए यहाँ पर जहाँ पर v है वहाँ पर होना चाहिए 1, क्योंकि ये फार्मूला है 1 प्लस एक्स रेज टू पावर एन। तो 1 लाने के लिए हम क्या करते हैं, ये देखिए पी वी रेज टू पावर गैमा, ये वैसा ही है, ये भी वैसा ही है, लेकिन जो ये वाला है v माइनस डेल वी, इसमें आपने v को कॉमन लिया। जब v को आपने बाहर निकाला तो v जाहिर है जिसके है वहाँ पावर भी है, तो इस वजह से v को कॉमन लेंगे तो साथ में पावर भी आएगी, तो v रेज टू पावर गैमा ये आ गया बाहर। तो बाकी जो है वो अंदर क्या बचा, v की जगह क्या बचा 1, और डेल्टा v डिवाइड हो गया किससे, v से, ठीक है। तो ये कॉमन लेने का जो आम प्रोसेस है वही हमने किया, और बाकी रेज टू पावर गैमा। अब आप देखें हमने ये एक्चुअल में 1 माइनस डेल वी ओवर वी रेज टू पावर गैमा, ये एक्चुअल में वही बन गया, 1 की जगह 1 आ गया, प्लस और माइनस x की जगह आ गया डेल्टा v ओवर v रेज टू पावर गैमा। तो अब ये बन गया 1 की जगह 1 है, प्लस x की जगह ये है, और n की जगह है गैमा, ठीक है। तो इस तरह आप मतलब सॉल्व कर लेंगे। तो अब दे देखें v रेज टू पावर गैमा, v रेज टू पावर गैमा ये कट गया, बाकी बचा ये p, ये वाला p प्लस डेल p इसी तरह आ गया। अब देखिए 1 की जगह 1 प्लस nx, nx ये देखिए nx, n क्या है पावर है, n की जगह ये लिखा गैमा, और x की जगह क्या लिखा डेल v ओवर v माइनस के साथ, ठीक है। तो इस तरह आपने उसे सॉल्व किया। अब फिर नेक्स्ट क्या है, जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई, p को 1 से मल्टीप्लाई किया और p को इससे माइनस डेल्टा v, तो ये आ गया। फिर डेल्टा p को 1 से मल्टीप्लाई किया ये है, फिर डेल्टा p को इससे मल्टीप्लाई किया ये आ गया, ठीक है। अब इसमें ये p से p कट जाएगा, तो बाकी इसमें भी डेल्टा p ओवर ये आ रहा है ना, ठीक है ना। तो इस वजह से जब इसको ज़ीरो पुट करेंगे तो जाहिर है ये वाला फैक्टर भी ज़ीरो हो जाएगा, तो जो बाकी जो है वो बचेगा, ठीक है ना। तो वो ये वाला फैक्टर बचेगा, ठीक है। और ये वाला हमने ये देखिए इधर लिख दिया माइनस पी डेल्टा वी ओवर वी गैमा और प्लस डेल पी। अब हमने क्या निकालना था, हमने वैल्यू निकालनी थी किसकी, पी, ये जो माइनस है ये उधर चला गया, ठीक है, इधर देखिए माइनस उधर गया, तो बाकी बचा पी डेल्टा वी ओवर वी इंटू गैमा इज इक्वल टू डेल्टा पी, ठीक है। अब हमें वैल्यू चाहिए, देखिए गैमा पी इधर है क्या,
ये जो डेल्टा वी ओवर वी है ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा ना, डिवाइडेड बाय डेल्टा वी ओवर वी, ठीक है। तो डेल्टा वी ओवर वी किसके इक्वल आ गया, गैमा पी के, ये हमने लिखते हैं। तो यही इलास्टिक मॉडुलस के इक्वल आ गया। तो पहले वाले फार्मूले में सिंपली पी आया था, लेकिन यहाँ पर क्या आया है, गैमा पी। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें आप देखें v इज इक्वल टू ई ओवर रो, तो e की जगह अब हमने सिंपली p नहीं पुट किया, बल्कि क्या पुट किया, गैमा p ओवर। तो जब हम इसमें वैल्यू प्लेस करते हैं, ये 1.4 और ये इसकी वैल्यू जो है 333 मीटर पर सेकेंड, तो ये आंसर 332 जाएगा, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू उसके काफ़ी करीब है। तो इसमें परसेंटेज एरर फाइंड करने की ट्राई कीजिएगा बच्चों। टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है, देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।